या फिर तुम्हारे। बताओ दोनों में क्या कर रहे हो। तो वो इतनी देर के बाद। हम्म, ठीक है। कोई बात नहीं, तुमने बता दिया ना। स्टैट्स में हम लोगों ने बताया था कि सेंट्रल टेंडेंसी होता है जो क्या होता है डिस्क्रिप्ट दो तरीके से होता है, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्लुएंशियल। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है कि हम डेटा के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, हिस्टोरिकल डेटा के बारे में, कि क्या उस डेटा के अंदर है, क्या चीजें हैं, किसके बेस पे क्या कैलकुलेशन करते हैं। देन इन्फ्लुएंशियल क्या होता है कि उस डेटा के बेस पे हम क्या करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन किसका निकालेंगे, तो पॉपुलेशन का। क्यों निकालेंगे, ताकि हम उसके बेस पे क्या कर सकते हैं, फ्यूचर डेटा के बारे में बता सकते हैं कि हमारा क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्या बताया था कि मान लो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक स्टोर ओपन करना है, तो क्या करते हो आप, डेटा पहले कलेक्ट करते हो, देन उसके बेस पे क्या करते हो, अगर वो आपके अकॉर्डिंग होगा तो क्या करते हो, स्टोर ओपन करते हो, अदरवाइज नहीं करोगे। तो वो कैसे पता चलता है, तो उस डेटा से पता चला। तो वही डेटा के बेस पे क्या करते हो, पूरे यहाँ का जो स्टोर खोलने का जो प्रोसीजर रहेगा वो क्या करते हो, फिर फॉलो करोगे, तो वो हमारा रहता है इन्फ्लुएंशियल में। देन फिर हमने बहुत बताया था डिस्क्रिप्टिव में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो होता है सेंट्रल टेंडेंसी का। सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या था, याद है। मीन मीडियन मोड। तो सिंपली उसका कुछ नहीं कर सकते। रिकॉर्ड हो रहा है कहाँ पे, क्या हो गया, तो बीच में जा रहा है ना। देखो, तो फैन ऑफ कर देते हैं ना, नहीं जाएगा। बाकी वहां से आ रहा है एक। तो तुम आगे आगे आ जाओ। क्योंकि एसी का आपने टेम्परेचर घटा दिया है ना, इसलिए इसको मैं थोड़ा सा। उसका तो कुछ नहीं कर सकते, उसका तो कुछ नहीं कर सकते अभी। थोड़ा सा आगे कर सकते जाओ तुम। चलो इधर देखो, अब उसको छोड़ो। हेलो, चलो तुम चेयर यहाँ पे लाओ और यहाँ पे बैठो। चलो इधर करो। बाकी मैं सर को तो उनको ठीक कर लूँ। भैया उस एसी को थोड़ा सा ठीक करो, पूरा पानी गिर रहा है और बहुत ज्यादा गिर रहा है। तो भी गिरता है। बैट मार रहा है ना वो, इसलिए गिर रहा है। उसका क्या सोल्यूशन है। सर्विस होगी हाँ। तो सर आएंगे तो बोल देना अभी। हम्म। तो सेंट्रल टेंडेंसी में क्या होता है, मीन मीडियन मोड रहेगा, तीन चीजें रहेंगी। हम्म। तो मीन हमारे पास क्या होता था कि जो सेंटर वैल्यू होता था उसका एवरेज। मीडियन क्या होता था, वो भी एवरेज बताता था, बट कब यूज करते थे, जब हमारे पास आउटलायर होता था। मोड क्या था, जल्दी से बताओ, कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही हमारा क्या होता था, मोड होता था। अब दूसरा हम लोग देख रहे थे क्या, मेजर ऑफ डिस्पर्सन। क्या होता था इसका मीनिंग, कि बेसिकली आपका डेटा का जो रेंज है वो कितना है, स्कैटर कितना है। तो इसमें सबसे पहला हमारे पास रेंज होता था। रेंज कैसे निकलता है किसी भी चीज का। हम्म, तो सिंपली क्या करते हो, जो भी अपर लिमिट होगा माइनस लोअर लिमिट, तो उसका क्या आता है, रेंज निकल जाता है। बस उसका डिमेरिट कहाँ पे दिखेगा, तो मैंने बताया था जहाँ पे क्या होगा कि अपर लिमिट बहुत ज्यादा होगा और लोअर लिमिट बहुत कम होगा। तो उसका जब डिफरेंस निकालो तो क्या होगा, बहुत ज्यादा ही निकलेगा। तो हमारे किसी भी काम का नहीं रहेगा था। फिर हम लोग क्या निकाल रहे थे वहां पे, वेरियंस, सॉरी इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाल रहे थे ना। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज के बेस क्या हो रहा था कि हम लोग डिस्पर्सन निकाल रहे थे। इंटर क्वार्टाइल रेंज में क्या होता था, याद है।
कि सिंपली जो भी हमारे पास डेटा रहता था उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके रखते थे, है ना। ये हमारा क्वार्टर 1 की, क्वार्टर 2 की और क्वार्टर 3 की। तो क्वार्टर 1 कौन सी वैल्यू होती है, जो यहाँ पे लाई करता था। क्वार्टर 2 की वैल्यू क्या होती थी, जो मिडिल में लाई करता था। और क्वार्टर 3 की वैल्यू जो यहाँ पे लाई करता था। अब हम इसका क्या निकालते थे, रेंज निकालते थे, Q3 - Q1। और ये हमारा क्या कहलाता था, IQR। और यही हमारा क्या था, रेंज था, है ना। अब इसी के बेस पे हम क्या करते हैं, आगे जाके विजुअलाइजेशन करते हैं। कौन सा यूज करते थे, तो याद होगा बॉक्स प्लॉट। तो इसी फॉर्मूला के बेस पे क्या रहता है, बॉक्स प्लॉट रहते हैं। तो हम बॉक्स प्लॉट क्रिएट कर रहे थे, और इसी से पता चलता है कि कौन सा वैल्यू आउटलायर है और कौन सा नहीं। देन फिर इसके बाद हमने कैलकुलेट किया था वेरिएंस का। वेरिएंस क्या होता है, इससे पहले मीन डेविएशन का मतलब क्या होगा वो बता दो, कि मीन से आपका डेटा कितना दूर है। तो कैसे निकालते हैं, कि जो भी आपके पास डेटा पॉइंट रहेगा माइनस मीन, वही कर देते हैं ना। तो वही हमारा मीन डेविएशन होता है, कि मीन से कितना दूर है। देन वेरिएंस क्या था, कि जो भी आपके पास डेटा है, कि कौन सा डेटा मीन से कितना दूर है, उसका एवरेज क्या होगा, और उसका एवरेज का स्क्वायर रूट। तो वही हम लोग कर रहे थे। फॉर्मूला क्या होता है, का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। और ये क्या होता है, कि सब सम्मेशन होगा। सम्मेशन मतलब ईच पॉइंट के लिए आप क्या करते हो, कैलकुलेट करते हो। तो ये हमारा क्या था, ये एन था। तो ये हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला था। तो वेरिएंस से क्या निकलता है हमारा, कि कितना एरर है वो निकलता है। अब इस एरर को क्या करते थे हम लोग, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करते थे। कैसे, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा आती थी। तो इसको हम लोग क्या करते थे, स्क्वायर रूट करते थे। स्क्वायर रूट कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट कैसे होता है, इसी तरीके से। तो क्या होगा, इसका जो भी वैल्यू आएगा आपको मिल जाएगा। और इसको हम लोग क्या बोलते थे, स्टैंडर्ड डेविएशंस। और देन स्टैंडर्ड डेविएशंस का यूज केस क्या था, बताओ। ये ना स्टैंडर्ड डेविएशंस, इसका यूज केस क्या था। कि बेसिकली इसके बेस पे हमने क्या बनाया था, इंपेरिकल फॉर्मूला बनाया था। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या था, जो पहले से क्या है, प्री डिफाइन है। कि जो भी हमारे पास डेटा होगा उसमें से जो 68% होगा, ये हमारा मीन हो गया। मीन से जो हमारे पास 68%, इधर से 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये -1 और ये +1। तो यहाँ से यहाँ के बीच का जो रेंज होगा डेटा का, वो 68% होगा। समझे। तो ये हमारा डेटा जो कवर करता है वो 68% डेटा कवर करता है। अगर यही आप क्या करते हो, सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन पे जाओगे, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में जा रहे हो, तो इसको बोलते थे सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये क्या कहलाता है, बताओ ये कितना रहता है, तो 97 है, 97। देन फिर हमारे पास क्या रहता था, कि थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन तक जाओगे, इधर थर्ड और इधर थर्ड तक जाओगे वैल्यू पे, तो ये हमारा क्या बनता था, 99% डेटा कवर करता था। समझे। तो इससे हमें क्या आइडिया लगता था, कि कितना डेटा के बेस पे हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अगर मुझे इतने डेटा के बेस पे क्या करना है, कंक्लूजन निकालना है, तो इसके बेस पे क्या होगा, आप टारगेट कर सकते हैं अपना प्रॉब्लम। देन अगर आपको करना है 99% डेटा कवर करके क्या करना है, कोई बिजनेस प्रॉब्लम रखना है, तो आप इसका यूज कर लोगे। लेकिन फिर क्या होगा, कि जितना ज्यादा आप ये वैल्यू बढ़ाओगे उतना ज्यादा क्या होगा, रेंज भी बढ़ेगा, है ना। और जितना ज्यादा रेंज बढ़ेगा उतना ज्यादा क्या होंगे, अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी। ये रहता है ना, कि रेंज जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा क्या होगा, फोकस होगा। तो सेम यही रहता है, कि 68% पे फोकस करना है, 90% पे या फिर 100% पे। तो ये हम कैसे डिसाइड कर रहे थे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन से। ये समझ में आप, कल हम लोगों ने ये देखा था। देन इसके बाद का क्या टॉपिक था, डेटा था, टाइप्स ऑफ डेटा, लेवल ऑफ मेजरमेंट, ये तो पहले भी हुआ था। मीडियन मोड, ये वेरिएंस, ये जो रूल बता रहे थे वो यही है, दिख रहा है। बाकी ये कौन सा फॉर्मूला है, सेट थ्योरी याद है ना, पिछले क्लास में जो ज्वाइंस का यूज करते हो। ये किस टाइप का ज्वाइन था, ये तो इंटरसेक्शन है, लेकिन इसको क्या बोलते थे ज्वाइन में, इनर ज्वाइन बोलते थे। ये हमारा क्या है, फुल ज्वाइन है। ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट आउटर है। लेफ्ट ज्वाइन होता था, एक लेफ्ट आउटर ज्वाइन रहेगा। ये क्या रहेगा, कि इसमें से जो भी हमारे पास कॉमन पार्ट रहेगा वो नहीं रहेगा। तो ये चीजें होंगी। बाकी हिस्टोग्राम पता ही है। स्क्वीनेस क्या होता था, कि जो हमारा पास डेटा है वो किस तरफ अप्लाई कर रहा है। अगर वो नॉर्मल है तो इसका स्क्वीनेस की वैल्यू 0 होगी। अगर वो राइट साइड है तो प्लस होगा, लेफ्ट साइड है तो माइनस। इसके अलावा कोई भी और भी फॉर्मेट हो सकता है, जैसे यूनिफॉर्म हो गया, नॉन लीनियर हो गया, ये सारे फॉर्मेट भी होंगे। तो ये था पॉपुलेशन सैंपल,
बताओ। पॉपुलेशन और सैंपल का बताया था। हम्म। और पॉपुलेशन। तो हम लोग पॉपुलेशंस कभी भी कवर करते हैं या सैंपल? कि मान लो आपको क्या करना है कि कोई भी एडवर्टाइज रन करना है या फिर कुछ भी करना है, तो आप क्या कर सकते हो, पूरे इंटरनेट का डेटा नहीं उठा सकते, मतलब वो पूरा पॉपुलेशन हो गया। और उसमें से क्या करना है कि मुझे शूज शेयर करने हैं। तो शू कौन से होंगे, तो मान लो कि मेरे पास जो एज ग्रुप रहेगा वो 20 से 30 के बीच में होगा। तो उसके बेस पे क्या करते हो आप, रेंज स्पेसिफाई करते हो। तो इसी में से क्या कर रहे हो, कुछ वैल्यू ले रहे हैं एंड देन उस वैल्यू पे क्या कर रहे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करोगे, है ना। तो हम लोग फिर क्या करते हैं, उस सैंपल में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब वो एक्सपेरिमेंट या तो पास होगा या तो फेल होगा, यही दो चीज होता है। तो यहाँ पे वही चीज हम लोग चेक करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। आप क्या करोगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करोगे। अगर ये पास हो जाता है फिर हम क्या करते हैं, इसी चीज को पूरे पॉपुलेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोविड का, कोविड में जब वैक्सीन निकल रहा होगा तो क्या कर रहे होंगे वो, टेस्ट कर रहे होंगे। तो सब में तो टेस्ट नहीं किया होगा, मान लो 1000, 10,000, 15,000 में किया होगा। फिर सेकंड स्टेज में 1 लाख में किया होगा, फिर 10 लाख में किया होगा। इस तरीके से क्या होता है कि अगर एक क्राइटेरिया पास हो जाता है उसके बाद क्या करते हो, पूरे पॉपुलेशन के लिए शेयर करते हो। तो जितने भी मेडिसिन फील्ड में होता है इसी तरीके से होता है, किसी भी मार्केटिंग फील्ड में होता है तो इसी तरीके से चलता है। तो ये हमारा सैंपल और पॉपुलेशन। सैंपल को कलेक्ट करने का डिफरेंट डिफरेंट हमने क्या बताया था, मेथड बताया था। कौन कौन सा बताया था, या तो आप रेंडमली डेटा कलेक्ट कर सकते हो। दूसरा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, इसमें क्या था, स्ट्रेटिफाइड में क्या था, क्या क्या करते हो, जो भी आपके पास डेटा है सबसे पहले उसका ग्रुपिंग करते हो एंड देन उसमें से क्या करते हो, रैंडमली पिक करते हो। देन थर्ड हमारे पास सिस्टमेटिक था। सिस्टमेटिक में क्या था बता सकते हो, बताओ सिस्टमेटिक में क्या था। सिटिंग। बाकी आप लोग का क्या काम है, मतलब तो उस वाले क्लासरूम में बैठे खाली है, ठीक है। बताओ सिस्टमेटिक में क्या होता था। वो बगल वाला क्लास खाली है, उसमें बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा खाली है। नहीं वो खाली है। बताओ सिस्टमेटिक। राज चुपचाप बैठो, इधर देखो। सिस्टमेटिक में क्या था, रिवीजन इसलिए नहीं करा रहे कि तुम गप करो, समझे। बताओ सिस्टमेटिक में क्या था, कि आप क्या करते हो, अपना एक फ्रीक्वेंसी रख लेते हो कि कितने इंटरवल के बीच में हमें क्या करना है, डेटा कलेक्ट करना है। कि मान लो आप क्या कर रहे हो कि 1 लाख डेटा है, तो आप सारे डेटा को क्या कर सकते हो, कवर नहीं कर सकते, तो क्या करते हो, 5-5 हजार में क्या करते हो, एक सैंपल उठाते हो। उससे क्या होता है कि आप अगर एक सैंपल वहां पे सही निकल रहा है तो क्या बोलते हैं कि वो जो 5 हजार का पूरा डेटा था वो सही होगा। इस तरीके से क्या होता है कि आपका टाइम बचता है। बाकी कन्वीनियंस वो हम लोग नहीं देखेंगे। परस्पेक्टिव क्लस्टर्ड, क्लस्टर में क्या था बताओ, एक ही है हमारे पास रहता है कि आपके पास क्या रहेगा, कि मल्टीपल क्या रहेंगे, ग्रुप्स रहेंगे, ग्रुप्स के अंदर क्या रहेंगे, सब ग्रुप्स रहेंगे। जैसे मैंने फिर एग्जांपल बताया था, जैसे एग्जिट पोल होता था ना, तो इसमें क्या होता था, स्टेट, स्टेट में क्या होता था, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या रहेगा, ब्लॉक, ब्लॉक के अंदर विलेज। इस तरीके से क्या है कि आप डेटा जो कलेक्ट करते हो किसी एक विलेज पे या फिर क्या करोगे एक स्टेट से कलेक्ट करोगे, तो उसी में क्या होता है कि क्लस्टर करते हो। क्लस्टर मतलब वहां से पूरा एक ग्रुप ही उठा लोगे। तो मान लो मैंने क्या किया, बस दिल्ली से क्या करूंगा, सिर्फ रोहिणी से डेटा उठाऊंगा, बाकी जितना भी होगा उसको छोड़ देंगे। तो ये क्या होगा कि ग्रुप्स में ही से क्या कर रहे हैं, एक ग्रुप उठा ले रहे हैं और कुछ नहीं, तो हमारा क्या होगा, क्लस्टर हो गया। बाकी एक स्नोफ्लेक था, स्नोफ्लेक में क्या था बताओ, स्नोबॉल, स्नोबॉल में क्या था बताओ, स्नोबॉल में क्या था जल्दी से बताओ। स्नोबॉल टेक्निक में क्या था, कुछ महीने पहले ही पढ़े थे, फिर भी भूल गए है। इसमें सिंपली क्या होता है, कनेक्शन के बेस पे कि आप सिंपली क्या करते हो, एक डेटा फाइंड करते हो और उसी से क्या होता है कि आपको कनेक्शंस मिलते हैं। कनेक्शंस मतलब कि आपको उन्हीं से पता चलता है कि आगे डेटा कहाँ पे मिलेगा, समझे। जैसे इसका एग्जांपल
कि कोई भी रेयर डिजीज होगा तो आपको जल्दी से उसका डेटा नहीं मिलेगा। तो जहाँ पे वो डेटा मिलेगा फिर क्या करते हो, वहीं पे आसपास में क्या करते हो, फिर से सर्चिंग करते हो। तो ये क्या रहता है, कनेक्शन बेस रहते हैं, उसके बेस पे आप डेटा कलेक्ट करते हैं। देन उसके बाद फिर मैंने बताया था कोवेरियंस और कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट। वेरियंस का जो फॉर्मूला होता है उसी को हमने क्या किया था, ब्रेक डाउन किया था। अब इसका यूज केस क्या होता है बताओ। Correlation। ये लिख रहा था, तो आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा। ये क्या हो गया कि हमने कोरिलेशंस के बेस पे बात कर रहे थे। कोरिलेशन बेसिकली होता है डायरेक्शंस, कि वो पॉजिटिव डायरेक्शंस में जा रहा है या नेगेटिव पे। नहीं दिख रहा क्या पीछे, ओपन इमेज, अब दिख रहा होगा, ये दिख रहा है। अब इसमें हम लोग क्या करते थे कि मान लो हमारे पास एक एक्स रहेगा, एक वाई रहेगा। इसी के बेस पे क्या करते हैं हम लोग, बताते हैं कि एक्स अगर हम बढ़ाते हैं तो वाई भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर हम क्या करते हैं, एक्स को इंक्रीज करते हैं तो वाई क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये रिलेशनशिप जो होता है उसी को बोलते हैं कोरिलेशंस। कोरिलेशंस का मतलब क्या हो गया कि दो डेटा के बीच में कैसा रिलेशन है। तो एग्जांपल के फॉर्म में मैंने क्या दिया था बताओ। अच्छा हाउस का ना, कि सिंपली क्या था हमारे पास हाउस, तो ये हमारे पास अगर इंक्रीज है तो क्या कर सकते हैं इसको, हाँ इसको एरिया रख सकते हैं। अगर आप क्या करते हैं, एरिया इंक्रीज करते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्राइस इंक्रीज होगा, है ना। कि जितना ज्यादा आप एरिया बढ़ाओगे उतना ज्यादा क्या होगा, प्राइस भी बढ़ेगा। एरिया घटाओगे तो क्या होगा, प्राइस भी घटेगा। दूसरा हमारे पास क्या था, एज के बेस पे हमने लिया था कि हाउस का एज रहेगा और उसके प्राइस। तो क्या होगा कि जैसे जैसे आपका क्या होगा, हाउस का एज बढ़ेगा, मतलब कितना पुराना घर है, उसके बेस पे क्या होगा, उसकी प्राइस भी डिक्रीज हो जाएगी, है ना। तो ये क्या रहेगा, नेगेटिव का रहेगा, जिसको बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव कोरिलेशन। अब इसमें वीक और स्ट्रॉन्ग का कॉन्सेप्ट रहेगा। इसमें क्या स्ट्रॉन्ग है, इसमें क्या है, इधर एक वीक होगा, ये वीक है। इसका बेसिकली मतलब क्या है, ये स्ट्रॉन्ग है ये वीक है, इसका मतलब क्या है, कि जो भी आप एक लाइन पे ड्रॉ कर रहे हो सारा डेटा उसी लाइन पे क्या आ रहा है। अगर ऐसा पॉसिबल है तो हमारा क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन हो गया। और उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव वन की तरफ ज्यादा होगा। अगर आपका इस तरीके से, ये क्या होगा कि ये 0 पॉइंट समथिंग के बीच में होगा और 0 के आसपास होगा, इस तरीके से चलेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, वीक पॉजिटिव कोरिलेशन। कि अगर आप एक्स बढ़ाओगे तो बाय चांस क्या होगा, बढ़ भी सकता है नहीं भी बढ़ सकता। तो ये रहता है। तो आगे जाके हमें किस टाइप का डेटा हमें ट्रेनिंग के लिए चाहिए होगा, इस टाइप का, है ना। स्ट्रॉन्ग के बेस पे चाहिए, या फिर इसका क्या होगा, एक लिमिट होगा कि कितने से कितने के रेंज के बीच में हम लोग रखेंगे। तो इसीलिए क्या था कि मशीन में क्या होगा, इसी के बेस पे लर्न करेगा। और यही हमारा क्या था, लाइन था। और इस लाइन इक्वेशन कैसा होता है, लाइन का इक्वेशन कैसे बनता है, क्या कर रहे हो, सही पे रहो, पढ़ने आए हो। चलो इधर देखो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का होता है कॉन्सेप्ट। ये फॉर्मूला था, इसी के बेस पे क्या रहता है, हमारा ये लाइन इक्वेशन बनता है। ठीक है, और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। एंड देन एक कॉन्सेप्ट होता है रिग्रेशन का। रिग्रेशन क्या होता है, रिग्रेशन का मतलब क्या होता है पता है, एक आगे जाके पढ़ेंगे रिग्रेशंस और क्लासिफिकेशन। रिग्रेशंस का क्या मीनिंग होगा बताओ, और रिग्रेशन क्लासिफिकेशंस। रिग्रेशंस का सिंपल मतलब होता है कि जो भी आपके पास डेटा रहेगा वो कंटिन्यूअस रहेगा। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है बताओ, कंटिन्यूअस डेटा किसको बोलते हैं, टाटा चल रहा है, एग्जाम्पल बताओ। हम्म, बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, गलत सही जो भी होगा है। एग्जाम्पल जैसे कॉलम का नेम बता दो, जैसे क्या हो गया कि मान लो कैटेगरी हो गया, देन शिपिंग, देन आपके पास क्या हो सकता है, प्राइस हो सकता है। तो ये सारा चीज में इसमें से कौन सा होगा कंटिन्यूअस का, कंटिन्यूअस होता है बेसिकली जिसमें क्या होगा, प्राइस, प्राइस के बेस पे बोलते हो, हाइट के बेस पे बोलते हो, देन एज के बेस पे बोलोगे,
तो ये सारा क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। क्लासिफिकेशन में क्या होगा, कैटेगरिकल होगा। कि जैसे आपको क्या करना है, क्लासीफाई करना है कि आप क्या क्या आज क्लास है या नहीं है, तो ये क्या हो गया, बाइनरी हो गया। दूसरा कि आपको किस टाइप का क्या बोल सकते हो उसको, बारिश हो सकती है तो ज्यादा, कम और एवरेज, तीन टाइप के क्या है तो कैटेगरी करते हो। तो ये क्या हो गया, कैटेगरिकल हो गया, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी। तो इस तरीके से आप जिसका प्रिडिक्शन करते हो, तो इन फ्यूचर आप प्रिडिक्शन करोगे तो मान लो प्राइस प्रिडिक्ट कर रहे हो किसी चीज का, कि इसकी प्राइस क्या हो सकती है वो बताओ, तो वो किस टाइप का प्रॉब्लम बन जाएगा, तो रिग्रेशन प्रॉब्लम बन जाएगा। अगर आप बोलते हो कि बताओ कि ये जो इमेज है वो किस चीज का है, कि ये डॉग है या कैट है, तो अगर इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो वो क्लासिफिकेशन होता है। इस तरीके से आप क्या करते हो, एक इमेज में किसमें कार है या नहीं है वो बताना है, देन क्या करते हो, ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये डिसाइड करते हैं हम लोग कि ये रिग्रेशन प्रॉब्लम है या क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। और इसका सबसे पहला सॉल्व करने का तरीका होता है वो लाइन इक्वेशन होता है। कैसे, कि मान लो दो कैटेगरी है, कि आपके पास क्या है कि दो कैटेगरी है, एक क्रॉस और एक सर्कल है। इसको अलग अलग क्या करना है, लाइन से सेपरेट करना है। तो कैसे कर पाओगे, सिंपल एक लाइन क्रिएट करोगे, सेपरेट हो जाएगा, है ना। अगर हमारे पास क्या रहेगा कि हाउस की प्राइस एरिया के बेस पे रहेगा, एरिया ये प्राइस, कि मान लो आपने ये इतने में खरीदा, ये हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा होगा, ठीक है। तो आप क्या करते हो, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करते हो। तो बेसिकली क्या होगा कि मान लो एरिया हमारा इंक्रीज हो गया, तो प्राइस भी क्या होगा, इसी लाइन पे यहाँ पे लाई करेगा। तो ये हमारा किस टाइप का प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं, रिग्रेशन का। और यहाँ पे किस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन का। तो सेम लाइन का इक्वेशन दोनों जगह सॉल्व कर रहा है, समझे। तो हम लोग इसी का यूज क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों के लिए करते हैं। तो इसमें जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो वो किस टाइप का होगा, रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब था वो उसी लाइन पे लाई करेगा कहीं ना कहीं। क्लासिफिकेशन में क्या होगा कि वो दो अलग अलग क्लास में डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो इसका प्रॉब्लम, मान लो ये हमारे पास क्या गैट और डॉग है, तो ये लाइन से सेपरेट हो रहा है। बट हमेशा ये पॉसिबल नहीं होगा कि मान लो आपके पास जो डेटा है ये इस तरीके से है। अब इसको क्या करना है, आपको सेपरेट करना है। कैसे कर पाओगे, लाइन से होगा। तो फिर क्या करेंगे, तो जब लाइन से सेपरेट नहीं होगा तो लाइन को क्या करते हैं, थोड़ा सा बेंड कर लेते हैं, कि अगर आपको करना है तो इस तरीके से जा सकता है ना। तो जो इसके अंदर होगा वो क्या होगा, क्रॉस का होगा, और जिसके बाहर होगा उसका सर्कल का होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ लाइन को बेंड कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन लीनियर, समझे। तो जो मैंने कल कॉन्सेप्ट बताया था कि लीनियर और नॉन लीनियर का कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ते हैं, कि हो सकता है कुछ प्रॉब्लम लीनियर से सॉल्व हो जाए, लेकिन क्या होगा कि आपके पास नॉन लीनियर के भी प्रॉब्लम रहेंगे। तो कैसे सॉल्व करोगे, तो आपको लाइन को बेंड करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं बेंड, अब इसी लाइन को थोड़ा सा इस तरीके से कर्व करना है, तो कैसे करोगे, याद है। इस लाइन को थोड़ा इस तरीके से कर्व करना रहेगा, तो कैसे करेंगे। हम्म, हाँ। तो आप क्या करते हो, सिंपली पॉलिनोमियल पे चले जाते हो। पॉलिनोमियल होता है क्या है, कि सिंपली आप क्या करते हो, जो भी डेटा रहेगा उसका स्क्वायर करते हो, स्क्वायर, क्यूब, 5, 6, 7, इस तरीके से पावर बढ़ा दोगे। कैसे पता चलता है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। कि मान लो एक्स और वाई एक है, 1, 2, 3, 4, और इसी तरीके से इसका इक्वेशन बन रहा है एक्स इक्वल टू वाई। तो इसकी वाई की वैल्यू कितनी आएगी, बताओ। अगर एक्स 1 रख रहे हैं तो वाई कितनी आएगी, 1, इसका 2, 3, 4। अब इसका आप क्या करते हो, लाइन ड्रॉ करते हो। कैसे लाइन ड्रॉ करते हैं, तो एक्स और वाई की वैल्यू कहाँ पे पुट करोगे, तो ये हो गया 1, 1, ये 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, तो ये स्ट्रेट हो गया। अब इसी चीज का इक्वेशन हमने चेंज कर दिया, अब इक्वेशन बन गया वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसका जो वाई की वैल्यू आएगी वो कितना आएगा, बता सकते हो। सर ये हमारा नया एक्स का स्क्वायर कितनी वैल्यू आएगी, बताओ। 1, 4, 9, 16। अब इसका लाइन ड्रॉ करोगे तो किस तरीके से ड्रॉ होगा, 16 होगा ये। अब इसका लाइन ड्रॉ करोगे तो कैसे होगा, तो सिंपली आपको एक्स और वाई रहेगा, एक्स और ये हमारा वाई रहेगा। अब इसमें 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरीके से क्या रहेगा, यहाँ पे 2, 4, 6, 8, कितने तक हमने लिया है, 16 ना, 10, 12, 14 और 16, यहाँ तक ले जाते हैं। वन में वन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो यहाँ पे आसपास होगा। देन 2 पे कितनी वैल्यू थी, तो 4 थी, तो यहाँ पे होगा। 3 पे कितनी थी, 9 थी, तो यहाँ के आसपास होगा। तो ये यहाँ से इधर जाएगा और इधर से यहाँ तक जाएगा, तो ये होगा।
देन 4 की वैल्यू कितनी थी 16, तो ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा और ये इधर जाएगा। तो ये, तो इसका लाइन देखोगे तो कुछ इस तरीके से जा रहा है। दिख रहा है थोड़ा सा कर्व हो गया। इसी का क्यूब करोगे तो क्या होगा कि ये लाइन थोड़ा सा और बेंड हो जाएगा, ये इधर से जाएगा और एक नीचे से चला जाएगा। एंड जब स्क्वायर करते हैं तो इधर से इस तरीके से जाता है। ऐसा क्यों जाता होगा बता सकते हो? कि ये जो लाइन है ये कुछ इस तरीके से जाएगा और इसमें क्या है कि कुछ इस तरीके से जाएगा। क्यों जाता होगा? क्यूब में ये क्यूब का है, ये एक्स क्यूब का है और ये एक्स स्क्वायर का है। बता सकते हो? बताओ आयुष। एक्स की वैल्यू उसको सिंपल रहती है ऐसे स्क्वायर होकर मान लो -2 है, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 होगा। तो ये हमारा एक्स था, तो मान लो ये -2 यहाँ पे है, तो इसका वाई में क्या होगा, ये वाई इधर जाएगा एक माइनस का, इधर प्लस पे वाई जाएगा, तो ये प्लस पे ही जाएगा, तो ये ऊपर चला जाता है। अगर इसी चीज का क्या क्यूब करते हैं तो कितना आएगा, तो -8। तो माइनस की वैल्यू क्या होगी कि वाई इधर है, तो -y का एक्सिस इधर होता है, तो ये वैल्यू इधर से नीचे जाता है कि जैसे जैसे आप -x करोगे तो y भी क्या होगा माइनस में ही आएगा, इसलिए इसका ग्राफ नीचे चला जाता है। समझे? तो ये हमारा क्या होगा पॉजिटिव वाला, ये नेगेटिव वाला। तो इस तरीके से क्या होगा बैंड कर सकते हो। तो ये जो हमने बैंड किया तो किस टाइप का बन रहा है, एक्स स्क्वायर का बन रहा है। तो अब इसी के बेस पे क्या कर सकते थे, जो मैंने पुराना का बनाया था इस तरीके से, तो वो बना सकते हैं। तो ये इसके बेस पे आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो हमें यहाँ से फॉर्मूला इस तरीके से मिल जाता है। बट क्या होगा फिर आगे जाके हमारे पास क्या होगा कि हो सकता है जो भी हमारे पास पैटर्न बन रहा हो उसका कोई फॉर्मूला ही ना हो, तो उसे हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन लीनियर एल्गोरिदम्स, तो वो यूज करेंगे। जैसे आगे जाके देखोगे एसवीएम होगा, देन डिसीजन ट्री होगा, देन आपके पास न्यूरल नेटवर्क होंगे। तो ये सारा चीज क्या होता है, हमारे पास नॉन लीनियर के मेथड्स होते हैं, तो इसको हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो इसमें जो भी चीजें यूज होंगी कि हमारा डेटा रिलेशनशिप में है या नहीं है, रिलेशनशिप में रहेगा तभी हम क्या करते हैं उसको रखते हैं, अदरवाइज उसको डिलीट कर देते हैं। क्योंकि ट्रेनिंग का मतलब क्या हो गया, फॉर्मूला को कैलकुलेट करना, और जितना ज्यादा डेटा होगा उतना ज्यादा कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। के के मीन, हाँ, के मीन क्या करता है डिस्टेंस के बेस पे करता है। तो जितना आपके मान लो कि आपके पास दो डेटा है, एक क्रॉस वाला यहाँ था और एक हमारे पास मान लो सर्कल वाला यहाँ था, क्रॉस का यहाँ था सर्कल का यहाँ था, तो वो जो लाइन ड्रॉ करेगा वो डिफरेंस पे करेगा। कि मान लो हमारे पास क्या है के एन एन का यूज कर रहे हैं, ये डिस्टेंस फॉर्मूला करता है। कि मान लो हमारे पास जो नया डेटा आएगा, क्या आप मान लो आपके पास एक नया डेटा आया ये, अब ये बताओ ये नया डेटा स्टार बने सॉरी ये इस वाले कैटेगरी में जाएगा या फिर सर्कल वाले कैटेगरी में जाएगा, तो कैसे होगा, तो उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं कि ये दोनों से कितना डिस्टेंस है और ये दोनों से डिस्टेंस कितना है। तो जिसका डिस्टेंस कम होगा ना वो क्या होगा उसी टाइप में चला जाएगा। कि मान लो ये क्या सर्कल से डिस्टेंस कम है, तो ये किस टाइप का बन जाएगा, तो यही बन जाएगा सर्कल, और बता देगा कि ये किस टाइप का था, तो ये सर्कल टाइप का था। तो ये हमारा क्या हो गया प्रिडिक्शन हो गया, है ना। तो ये बता देगा ये जो स्टार है वो क्या है सर्कल है। तो ये क्या कर रहा है सेग्रीगेट कर रहा है, तो ये क्या होता है केएनएन होता है, तो इसको बोलते हैं के नियरेस्ट नाइबर। तो इसके मीनिंग से भी पता चला होगा कि जो उसके सामने होगा। तो इसमें कितना डेटा पॉइंट्स रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, तो वो आगे जाके डिसाइड करते हैं। बाकी इसके बाद का क्या था, तो ये कोरिलेशंस कोवेरियंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कोवेरियंस क्या करता था, सिर्फ डायरेक्शन देता था, लेकिन डायरेक्शंस में कितना स्ट्रांग है वो नहीं पता चलता था। तो स्ट्रांग कैसे पता चलता था, तो मैंने अभी बताया कि -1 से +1 के बीच में वैल्यू रहता है। तो जो ये वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं वही हमारा क्या था कोरिलेशन था। अगर वो +1 है तो मतलब क्या है कि वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेटर है। अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या क्या वो नेगेटिव है। नहीं स्ट्रॉन्ग ही है बट क्या है वो नेगेटिव डायरेक्शन में। वीक और स्ट्रॉन्ग अलग चीज होता है। अगर आप इस तरीके से दिखा रहे हो डेटा इधर उधर है तो ये वीक है। अगर ये डेटा क्या कर रहा है उसी लाइन पे लाई कर रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग है। नहीं कोवेरियंस से सिर्फ डायरेक्शंस पता चलता था कि वो पॉजिटिव जाएगा कि नेगेटिव जाएगा। कोरिलेशन से क्या होगा कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है वो पता चलता था। ठीक है, तो ये रहता था। और इसका फॉर्मूला क्या था कोवेरियंस का,
जो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, समझे? तो वेरिएंस का फॉर्मूला था, क्या था? तो ये याद रखना कि मीन पहले होगा कि ये बाद में होगा, ये देख लेना। नहीं तो वैल्यू अलग हो जाता है ना कभी कभी, तो ये रहेगा। अब इसी चीज को क्या करते हो, कोवेरियंस में कंट्रोल करते हो। कोवेरियंस में क्या होगा, एक्स आई और उसका म्यू भी एक्स का ही होगा, उसी तरीके से वाई आई और म्यू भी वाई का होगा। तो ये हमारा क्या था, कोवेरियंस, और इसको डिवाइडेड बाय एन करते थे। तो ये हमारा क्या हो गया, कोवेरियंस का हो गया। अब इसी कोवेरियंस को हम क्या करते हैं, कोरिलेशन में चेंज करते थे। कैसे करते थे, तो कोरिलेशंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ वाई, और ये हमारा क्या था, कोरिलेशन बनता था। बस इतना ही हम लोगों ने देखा था। ठीक है, ये समझ में आया? इसका यूज हम लोग करते हैं सिर्फ डेटा देखने के लिए कि हमारा डेटा हमारे एमएल के लिए लाई करता है ये नहीं करता। देन इसमें क्या होगा, पियर्सन कोरिलेशन होगा और एक स्पार्समैन होगा। पियर्सन कोरिलेशन जो हम लोग यूज करते थे सिंपल वही होता है, जो हम लोग सिंपल यूज कर रहे हैं वो हमारा पियर्सन कोरिलेशन है। अब उसी चीज को क्या करते हैं, रैंकिंग के बेस पे करते हैं, सिर्फ क्या करते हो, रैंक दे देते हो और कुछ नहीं। तो वो क्या कहलाता है, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन। तो कौन सा कब यूज करते हैं, तो यहाँ पे होगा आपके पास क्वेश्चंस, पियर्सन का ही है ना सिर्फ। तो पियर्सन हमारे पास जब कंटिन्यूस डेटा रहेगा, स्पार्समैन जब क्या आता है, कैटेगरिकल डेटा ज्यादा रहता है। नहीं दिया है क्या यहाँ पे? पेयर ऑफ डेटा, तो सिंपली ये कैटेगरिकल डेटा के लिए होता है, और ये ज्यादातर यूज करते हैं हम लोग किसका, आपके पास न्यूमेरिकल कॉलम ज्यादा होंगे तब, तो ये डिसाइड करने के लिए होता है। पियर्सन में क्या होता है, सिंपली रैंकिंग के बेस पे होता है कि जो भी आपके पास डेटा था उसका क्या करेगा, रैंक दे देगा। फॉर एग्जाम्पल या तो सेंडिंग में होगा, डिसेंडिंग में होगा, कि 1, 8, 50, 20 और 3। तो ये क्या करेगा, इसका रैंकिंग कर देगा। तो या तो असेंडिंग में कर सकते हो, डिसेंडिंग में कर सकते हो। तो इसको बोलेगा ये फर्स्ट रैंक हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया, ये हमारा थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फाइव्थ हो गया। अब जो कैलकुलेशंस होगा इस कॉलम पे नहीं होगा, इस वाले कॉलम से होगा बस, और फॉर्मूला सेम रहेगा। देखोगे फॉर्मूला ए टू जेड सेम है, बस क्या है डिफरेंस, क्या है कि पहले मैंने रैंक किया और रैंक करने के बाद क्या कर रहे हैं, कोरिलेशंस देख रहे हैं। तो ये रहता है कि हमने रैंक किया एक्स को, रैंक किया वाई को, और इसी रैंकिंग का स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों का देख लेते हैं। बस इतना ही डिफरेंस रहता है। बाकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस बताने थे, तो उसमें आपको डेटा पहले पता होना चाहिए। दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट। कंटिन्यूअस में क्या था, हाइट, वेट, टाइम और प्राइस, ये सारा क्या था, कंटिन्यूअस था। डिस्क्रीट में क्या रहेगा, जो पॉइंट में नहीं आएगा। एग्जांपल बताओ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो वो सारा चीज हमारा क्या था, कैटेगरिकल था। देन इसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होता क्या है बताओ, प्रोबेबिलिटी क्या होता है बताओ, याद है? मैच खेलते हो तो पूछते हैं ना कि कितना चांस है जीतने का। हम्म, तो वही होता है। चांसेस कैसे होता है कि मान लो आप क्या कर रहे हो, डाइस का ही ले लेते हो सिंपल, कि मान लो आप क्या कर रहे हो, डाइस को फेंक रहे हो, एंड देन डाइस में 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताना है। तो कितना चांस है, 2/6। कितना होगा बताओ, है? क्योंकि जो भी हमें डिजायर रहता है, तो डिजायर कितने इवेंट है, तो एक ही इवेंट है, और टोटल कितना इवेंट है आने का, 6 है। तो ये हमारा क्या होगा, एक आउटकम आने का प्रोबेबिलिटी हो गया। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 6 1 6, 6 1 6 पॉइंट, तो ये आएगा 16.6। तो ये आएगा, तो मतलब 2 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 16% चांस है, समझे? तो ये रहता है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। सिंपल फॉर्मूला यही होता है। अगर मैंने बोला 2 और 3, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी,
टू और थ्री आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्या होगी? टू और थ्री एक साथ आने की, मतलब एक साथ कैसे आएगा, मतलब दोनों में से कोई एक आने की, क्योंकि हमारे पास क्या है, भी एक ही डाइस है, तो दोनों के चांस इक्वल है, 1/6 प्लस 1/6, है ना? तो ये क्या होगा, 2/6, और ये कितना आएगा, 1/3, और 1/3 कितना हो गया, कितना आएगा, 33.33, इतना आएगा। 0 to 1 लिखो या फिर 0 to 100 लिखो, बात बराबर है। अगर मान लो मैंने बोला 0.60, इसको 100 में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो, तो ये क्या होता है, 60 बन जाता है, तो इसको बोल देते हैं 60%। अगर आप पॉइंट में लिखना चाहो तो इस नहीं लिखते हैं, 0.6%, समझे? तो ज्यादातर अगर परसेंटेज में लिखते हैं तो क्या करते हैं, इस तरीके से ज्यादा दिखाते हैं, 2 डेसिमल पॉइंट में, है ना? कि आपके पास क्या होगा, इस तरीके से दिखाएगा, तो क्या करते थे, 100 से मल्टीप्लाई करते थे, तो ये रहता है बस। तो या तो 0 से 1 बोलो, या तो 100 से मल्टीप्लाई करके 0 से 100 बोलो, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या है, 2 और 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/33। अब ये हमारा सिंपल हो गया कि मान लो हमारे पास क्या है, इसमें काउंटिंग मेथड होते हैं, कि हम यहाँ पे प्लस कर रहे हैं। प्लस क्यों कर रहे हैं, कि जब भी आप प्रोबेबिलिटी के बेस पे बात करते हो, या तो आप प्लस करोगे बीच में या फिर मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको बोलते हैं एडिशन काउंटिंग, और इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन काउंटिंग। दोनों क्या है, काउंटिंग के मेथड है। तो हम क्या काउंट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी काउंट कर रहे हैं, सिंपल। मल्टीप्लाई कब करते हैं, प्लस कब करते हैं, प्लस कब करते हैं, जब हमारे से दोनों इवेंट क्या होंगे, एक दूसरे से अलग होगा। कि अगर 2 आएगा हमारे डाइस में तो 3 नहीं आ सकता, और अगर 3 आएगा तो 2 नहीं आ सकता डाइस में, है ना? तो हमारा क्या हो गया, इंडिविजुअल हो गया। जब इंडिविजुअल रहता है तो प्लस करते हैं। अब मेरे पास क्या है, 2 डाइस है, 2 डाइस है। अब 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बता सकते हो? या फिर मैं बोल देता 5, कंफ्यूज ना हो इसलिए, कि मेरे पास 2 डाइस है, दोनों को एक साथ उछालेंगे, अब उसमें से 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, कि दोनों में से किसी में भी 2 आ सकता है, तो क्या आएगा, तो 1/6। अब प्लस होगा कि क्या होगा, कि दोनों में से किसी में भी आ सकता है, तो मल्टीप्लीकेशन होगा, कि दोनों में चांसेस है ना, कि 1/6, 1/6, 1/36। तो ये क्या रहेगा, जितना भी इसका बेस वैल्यू आएगा, मतलब जितना भी कैलकुलेट करोगे ना पॉइंट में, जितना भी आएगा वही क्या रहेगा, कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी दोनों डाइस में से किसी एक में। अगर दोनों में दोनों क्या करना है, कि 2 ही आना है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, दोनों में क्या आना चाहिए, 2 ही आने चाहिए, या फिर 5 ही आना चाहिए, कि दोनों में 5 5 इस तरीके से आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, तो सेम रहेगा ना, क्योंकि उसमें भी 5 आना है, इसमें भी 5 आना है, तो सेम प्रोबेबिलिटी रहेगी 1/36 का, समझे? अगर मैंने बोला एक में 2 या 3 आने का, और दूसरे में 4 और 5 आने का, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी? तो सिंपली क्या करो, 2 और 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो ये अभी निकाला था, 2 और 3 का आने की प्रोबेबिलिटी, तो ये क्या होगा, 1/3, और इसकी क्या होगी, 4 और 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, सिंपल वही 1/3। और चूंकि दोनों एक साथ लाना है, तो क्या करते हो, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमारे पास 2 अलग अलग डाइस है, और पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों में से आ सकते हैं, तो मल्टीप्लाई कितना होगा, 1/9। अब इसकी जो वैल्यू होगी वही क्या होगा, परसेंटेज में होगा। तो ये सिंपल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, समझे? कि कब मल्टीप्लाई करते हैं, कब डिवाइड करते हैं, वो समझ में आ गया। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला सिंपल होता है, कि जो भी डिजायर रहेगा डिवाइडेड बाय टोटल, तो ये टोटल रहता है और ये डिजायर रहता है ना? तो ये सिंपल प्रोबेबिलिटी हो गया। अब प्रोबेबिलिटी में क्या आता है, कुछ चेंजेस होते हैं। कैसा चेंजेस होगा, कंडीशन के बेस पे, है ना? कि मान लो लास्ट में सीएसके में क्या रहता है, धोनी आ रहा है, तो क्या आता है, जीतने का चांस बढ़ जाता है। अगर उसी उसी की जगह पे क्या रहेगा, दूसरी, अब छोड़ दो ना, अगर कोई दूसरा प्लेयर आता है तो क्या होता है, चांस घट जाता है ना? तो हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं आगे की प्रोबेबिलिटी, तो वो किसी ना किसी कंडीशन पे डिपेंड करता है ना? कि मान लो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो कंडीशन पे डिपेंड करती है, तो उसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, समझे? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड होगा। कंडीशन ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि उसके बेस पे क्या था, प्रोबेबिलिटी के चांसेस या तो घट जाएंगे या तो बढ़ जाएंगे। जो नॉर्मल कंडीशंस होता था उस पे नहीं होता है। जैसे इसी के बेस पे क्या करते हैं, फेयर पॉइंट, कि जैसे हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर मेरे पास जो टॉस
जो कॉइन है उसमें सिर्फ हेड है, अगर मेरे पास एक कॉइन है जिसमें क्या है, सिर्फ हेड है दोनों तरफ, तो उसमें हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। तो ये कैसे चेंज हो गया? तो हमने जो कंडीशंस लगाया उसी के बेस पे चेंज हो गया, समझे? हाँ, तो जे वाला कॉइन है तो उसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, समझे? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि आप सिर्फ कंडीशनल ऐड करते हो, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? तो उसमें हमारे पास आता है बाइसन थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। फॉर्मूला देखते हैं जहाँ पे पूरा लिखा होगा। सिंपल फॉर्मूला ये है। तो जिसके बेस पे आप कंडीशनिंग कर रहे हो तो वो आपको दिखेगा। ये आगे जाके फिर से भी डिस्कस होगा, बट यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन। बी मतलब क्या हो गया, आपके पास एक कंडीशन, कि जब आपके पास कंडीशन गिवन होगा तो उस समय ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आपको क्या क्या डेटा होना चाहिए? पहला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, कि ए का नॉर्मल प्रोबेबिलिटी क्या था वो निकालना पड़ेगा, जो हमारे पास यहाँ था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकरिंग। दूसरा हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कि बी का क्या प्रोबेबिलिटी होगा इंडिविजुअल। देन हमारे पास क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। तो ये हमारे पास कौन सा है, ये है, ये वाला हमें निकालना है। तो ये पार्ट है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क होगा। और ये क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज गिवन, तो हमारा ये। तो ये आपका क्या होगा, दिया हुआ रहेगा। ये कैसे पता चलता है? तो ये आपके क्वेश्चंस में लिखा रहेगा कि अगर ये रहता है तो इसके चांसेस क्या रहते थे, 90% रहते थे। तो ये आपको गिवन होगा और ये आपका नॉर्मली निकल जाता है कि मैंने बोला 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1/6। एंड देन इसी के बेस पे क्या कंडीशंस, कि इसके बेस पे क्या था कि डाइस हमारा फेयर होगा नहीं होगा उसके बेस पे। तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी का सिंपल फॉर्मूला होगा, ये दिख रहा। अब इसमें भी क्या रहते हैं, अलग अलग फॉर्मूला रहते हैं, किसके बेस पे, तो डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे। बायस थ्योरम में क्या होंगे, मल्टीपल होंगे, जैसे गॉसियन बायस थ्योरम होता है, नाइप बायस होता है। तो टाइप्स ऑफ बायस थ्योरम, और वो डिपेंड करता है डेटा के नेचर पे। बायस थ्योरम टाइप्स है, फिजिकल नहीं, वो नहीं पता। टाइप्स ऑफ हाँ, बैग वाला। बायस थ्योरम, बायस थ्योरम टाइप्स। तो ये एप्लीकेशन स्पेस दिखा है। फॉर्मूला मैथमेटिकल पार्ट फॉर्मूला के बेस पे नहीं पूछते, वो पूछेंगे एप्लीकेशन पार्ट। जैसे मान लो कि बायस थ्योरम यूज कर रहे हो, तो अगर आप एमएल मॉडल बनाओगे तो इसका कहाँ पे यूज रहेगा, क्लासिफिकेशन के लिए या रिग्रेशन के लिए। तो जो बायस थ्योरम होता है वो सिर्फ क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, रिग्रेशन प्रॉब्लम में ये रिजल्ट सही नहीं देता। तो बायस में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है, तो आप देखोगे कि इन चीजों में होता है, दिख रहा है, स्पैम फिल्टर करने के लिए, रिसेसमेंट के लिए,
नाइव बायस क्लासिफायर आप इसका ज्यादातर यूज करते हैं किसके लिए, तो कैटेगरिकल टेक्स्ट कि जैसे ईमेल आता है ना, तो जो ईमेल आ रहा है वो स्पैम वाले बॉक्स में जाएगा या इनबॉक्स में जाएगा, वो कैसे डिसाइड होता है, तो आप क्या कर सकते हो, इसके बेस पे नाइव बायस लगा सकते हो। नाइव बायस से क्या होता है कि ये बेसिकली फॉर्मूला बेस है, तो सिंपली क्या करता है, कैलकुलेट कर लेता है तुरंत कि इसके बेस पे ये होगा, और तुरंत क्या करता है, उसको स्पैम में डालना रहेगा तो स्पैम में डाल देगा, इनबॉक्स में डालना रहेगा तो इनबॉक्स में डाल देगा। तो ये रहता है, ठीक है। बाकी आगे जाके देख लेंगे कितने टाइप्स करेंगे। तो एक होता है बायस थ्योरम में नॉर्मल, एक गॉसियन, ये दो रहेंगे ज्यादातर, और एक रहेगा नाइव। ये तीन चीजें होती है, ठीक है। अब इसका यूज केस कहाँ पे दिखेगा कि नाइव यूज करना है कि गॉसियन यूज करना है, तो ये रहता है उसके डेटा के टाइप्स में कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि आगे जाके कोई भी फॉर्मूला लगेगा कि जो चैट जीपीटी है कोई भी चीज होता है वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड काम करता है, तो आपका डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, फॉर्मूला कौन सा लगेगा वो पता चलता है। तो ये हमारे पास क्या है, टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो पहला क्या है, डिस्क्रीट होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्यों, क्योंकि हमारा डेटा भी इसी तरीके से होता है, या तो डेटा डिस्क्रीट होगा या तो कंटिन्यूअस होगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा, देख के बताओ। पहला लाइन जो मैंने बताया वही है कि इसमें क्या होगा कि आपके पास डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स होंगे, और इसमें क्या रहेगा, कंटिन्यूअस मिलेगा। और क्या है, टाइप्स। तो पहला हमारे पास क्या आता है कि जैसे आप प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना चाहते हो, तो बायर डिस्ट्रीब्यूशन आप क्या ग्राफ के फॉर्म में भी देख सकते हो और फॉर्मूला के बेस पे भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो बिहाइंड द सीन्स फॉर्मूला काम करता है वो रहता है एक पीडीएफ और एक पीएमएफ रहता है, कि जो भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी आपका ग्राफ बनता है, जैसे हमने क्या बनाया था, बॉक्स प्लॉट बनाया था, तो बॉक्स प्लॉट किसके फॉर्मूला पे काम करता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज का। तो उसी तरीके से क्या है कि अगर आप क्या करते हो, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे, जैसे हिस्टोग्राम बनाते हैं ना, तो बिहाइंड द सीन्स यही चलता है। तो उसमें क्या रहेगा, एक पीडीएफ रहेगा और एक पीएमएफ रहेगा। पीडीएफ क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस, और पीएमएफ क्या होगा, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शंस। ये हमारे पास पीडीएफ होगा वो किसके लिए होगा, किस टाइप के डेटा के लिए होगा, दिख रहा है कि आपके पास अगर डिस्क्रीट है तो वो पीएमएफ होगा, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शंस, और अगर कंटिन्यूस टाइप का डेटा है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस लग जाएगा। अब इसके बेस पे हम क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा कैलकुलेट करते हैं, उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन सम्स। क्यूमुलेटिव में क्या होता है कि जो भी हमारा प्रीवियस डेटा होता है उसको क्या करते हैं, करंट वाले में ऐड ऑन करते हैं, ताकि क्या हो, प्रीवियस प्लस करंट का हमें डेटा एक ही टाइम में मिल जाता है। उसी तरीके से क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में भी सेम केस करते हैं कि मान लो हमारे पास क्या है, कि मान लो मैंने बोला कि आपके पास डाइस है, उसमें 1 और 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बता सकते हो। 1 और 2 आने की प्रोबेबिलिटी आयुष, डाइस के बेस पे 1 और 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी सिंगल डाइस में, हाँ हाँ, तो ये 2/6 हो जाता है। तो बिहाइंड द सीन्स आप कर क्या रहे हो, तो इसका जो वैल्यू था 1/2 और इसका जो वैल्यू था 1/2 वो आप एड ऑन कर रहे हो। तो बाय डिफॉल्ट क्या चल रहा था, क्यूमुलेटिव ही चल रहा था। अगर मैं बोलूँ 1, 2 और 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो क्या करते हो, क्यूमुलेटिव ही करते हो। तो यही चीज यहाँ पे भी दिखता है कि अगर आपको क्या करना है, सीक्वेंस में कभी भी चाहिए, तो मैंने बोला 2 और 3 का आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो क्या करोगे, 2 और 3 को ऐड ऑन कर दोगे, एंड देन 3 5 कर करेंगे तो 3 5 को ऐड करते हो, तो मतलब क्यूमुलेटिव ही कर रहे हो। तो सिंपली ये रहता है, अगर मैंने बोला 1 आने की प्रोबेबिलिटी तो ये 1/6, अगर मैंने बोला 1 और 2 आने की प्रोबेबिलिटी तो क्या कर रहे हो, 2/6, और 1 2 3 आने की प्रोबेबिलिटी तो क्या होगा, 3/6। इसी तरीके से 4 आने की 4/6, और 5/6 और 6/6। जीरो क्या होगा, तो आपकी प्रोबेबिलिटी 0 से स्टार्ट होगी 1 तक जाएगी। ये दिख रहा है, नहीं लिखा रहेगा। तो ये हमारा क्या होगा, 0 से स्टार्ट हुआ 1 तक गया। तो बाय डिफॉल्ट जो हम लोग आगे जाके पीडीएफ और पीएमएस से बनाते हैं उसका रेंज कुछ भी हो जाता है,
तो हम क्या करते हैं, उसको 0 से 1 में कन्वर्ट करते हैं। क्यों करेंगे? सिंपली प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं इसलिए। तो हम क्या करते हैं, उसको क्यूमुलेटिव पे लिखा देते हैं। तो क्यूमुलेटिव में क्या होता है कि जो भी उसका एरिया होगा ऑटोमेटिकली क्या होगा, 1 होगा। तो ये क्या बन गया हमारे पास, सी डी एफ का फंक्शन बन गया। सी डी एफ कैसे बनेगा? अगर हमारे पास पीएमएफ फंक्शन से बना सकते हो और पीडीएफ फंक्शन से बना सकते हो। पीएमएफ फंक्शन कब यूज होता है? जब कंटिन्यूस डेटा होगा। ये हमारा पी एम एफ, पीडीएफ, अच्छा हाँ सॉरी, कंटिन्यूस के लिए पीडीएफ होगा और पीएमएफ होगा। पीएमएफ होगा कि हमारा डिस्क्रीट होगा, और ये दोनों से क्या बनता है, सीडीएफ बन जाता है। समझे? तो ये सिंपल क्या होगा, इससे बनेगा। और सीडीएफ से क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। कि सिंपली मैंने बोला 2 और 3 का क्या होगा, तो ये हमारा 4 और 5 है। 4 और 5, तो इसका क्या करते हो आप, 4 और 5 की जो प्रोबेबिलिटी है इंडिविजुअल वो कैलकुलेट करके ऐड कर देते हो। तो सिंपली हमें डायरेक्टली पता चलता है। अब ये सारा चीज क्या होगा, इंटरनली होगा। जैसे आप हिस्टोग्राम बनाते हो ना, तो जैसे आप हिस्टोग्राम बनाओगे ये सारा चीज कैलकुलेट होगा, और डायरेक्टली क्या होगा, आपको ग्राफ मिल जाएगा। इस तरीके से ग्राफ मिल जाएगा, जिस तरीके से भी डेटा होगा। ये क्या होगा, एंड देन उसके ऊपर क्या कर सकते हो आप, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर सकते हो। उस लाइन को बोलते हैं हम लोग के डी ई। के डी बेसिकली होता क्या है, केर्नाल डेंसिटी एस्टिमेटर। ये समझ में आया? तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस किसके लिए रहेगा, तो कंटिन्यूस डेटा के लिए। इसमें रैंडम वेरिएबल क्यों बोलते हैं इसको, रैंडम वेरिएबल भी एक कॉन्सेप्ट ही रहता है। रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं सैयद, रैंडम वेरिएबल बेसिकली सिंपल क्या रहता है, एक वेरिएबल रहता है जिसमें क्या होगा कि मान लो आपने ए बोला, अब ए में क्या होगा, कुछ भी स्टोर हो सकता है ना। तो ए को हम लोग बोल देंगे रैंडम वेरिएबल। इसी तरीके से जब भी हम लोग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो कुछ भी वैल्यू आ सकता है, इसलिए उसको बोलते हैं रैंडम वेरिएबल्स। तो अगर कंटिन्यूस डेटा है तो क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स। अगर डिस्क्रीट है तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स। ये समझ में? तो ये रहते हैं। तो वहां पे मैंने ये किसका एग्जांपल था, डाइस का था। यहाँ पे किस चीज का है, तो एज का है, सॉरी हाइट का है, शायद स्टूडेंट के हाइट्स का है। सिंपली क्या है आपको क्या करना रहेगा कि मान लो 155 से 170 के बीच का सेंटीमीटर के कितने स्टूडेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वो बताओ। तो क्या करोगे आप, ये जो एरिया रहेगा वो एरिया कहाँ से कहाँ के बीच में कवर कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ के बीच में। तो ये क्या करेगा, इसका पी डी एफ फंक्शन में कैलकुलेट करेगा, और जो कैलकुलेट होगा वो हमारा क्या होगा, सी डी एफ में आएगा आंसर। और सी डी एफ बेसिकली क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी बताता है। तो आपको ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। समझे? और बिहाइंड द सीन्स क्या रहता है कि जितने भी आगे जाके हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं ना, तो सब इसी तरीके से कैलकुलेट होते हैं। तो सबका आपके पास पहले से टेबल मिल जाता है, तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। सेम इसी तरीके से हमारे पास क्या होगा, मास फंक्शंस के लिए। इसके लिए किसके लिए होगा, डिस्क्रीट के लिए। डिस्क्रीट किसको बोलते हैं, तो जैसे मैंने डाइस का ही बताया था, सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेम सेम होगी 1/6। तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्क्रीट टाइप का हो गया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी जब भी कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, पीएमएफ फंक्शंस लगेगा। बाकी कैलकुलेशंस, बाकी क्यूमुलेटिव सिंपल मैंने बताया कि क्यूमुलेटिव क्या करेगा, जो सिंपल वैल्यू रहेगा उसी को क्या करेंगे हम लोग, इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। और जो हमारे पास वैल्यू आएगा उसका एरिया जैसे ही कैलकुलेट करोगे, वही एरिया क्या होगा, उसका प्रोबेबिलिटी होगा। बस इतना ही रहता है। बाकी यहाँ पे एग्जांपल मेन रहता है डिस्ट्रीब्यूशंस, वो बता रहे हैं। तो सबसे पहला जो आता है नॉर्मल और गॉसियंस, दोनों क्या है, सेम है। एंड देन सेकंड आएगा बर्नौली, थर्ड आएगा यूनिफॉर्म, पॉइसन, बाइनोमियल और लॉग का। बर्नौली क्या होता है, याद है क्या होता है, बताओ। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशंस देखना, क्या होता है बर्नौली। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशंस, और बर्नौली का पहले मीनिंग ये लिखा। तो ये क्या है, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया, अलग अलग चीजें रिसर्च के बेस पे फाइंड किया है। जैसे बर्नौली इक्वेशंस होता है, उसी तरीके से क्या रहेगा, बर्नौली
डिस्ट्रीब्यूशन भी रहेगा। तो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल आप समझ सकते हैं, जिसका आउटकम हमेशा क्या आएगा, टू आउटकम रहेंगे, या तो जीरो या तो वन या तो ट्रू एंड फॉल्स। जैसे टॉस करते हो तो टॉस में क्या आता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो जिसका आउटकम हमेशा दो होगा वही हमारा क्या आता है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन होता है सिंपल। इसमें सिंपली क्या होगा कि आप क्या कर सकते हो, डिनोट कर सकते हो जीरो और वन में, मतलब क्या होगा, टू ही पॉसिबल आउटकम होगा। ठीक है, तो जब आपके पास कभी भी ऐसा रिजल्ट आएगा, ऐसा डेटा रहेगा, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो यही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है। पीएमएफ, पीएमएफ क्यों यूज होगा, हम्म, कि हमारे पास क्या रहेगा, डिस्क्रीट रहेगा। ये क्या करता है, सिर्फ सिंगल ट्रायल में। सिंगल ट्रायल का मतलब क्या हो गया, एक बार आप जैसे टॉस करते हो उसमें जो आउटकम रहेगा वो जो आएगा वही हमारा क्या रहेगा, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो सिंपली उन्होंने एग्जांपल यहाँ पे दिया है, अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, तो उसी का जो रिवर्स माइनस कर देते हैं, क्योंकि क्या होता है 100% होता है, तो 100% क्या मान के चलते हैं, वन मान के चलते हैं, तो वही रहता है। तो इन्होंने क्या दिया कि अगर हम क्या करते हैं, पास होने की प्रोबेबिलिटी 85% है तो फेल होने की कितनी होगी। तो ये जो फॉर्मूला बनता है कुछ इस तरीके से बनता है, तो इसका जो पीएमएफ होगा कुछ इस तरीके से बनेगा। पीएमएफ का फॉर्मूला, सीडीएफ का फॉर्मूला, इसका मीन क्या होगा, हमेशा पी की वैल्यू होगी। मीन क्या होता है, कि ऑन एन एवरेज क्या होगा, कि जो उसकी पॉसिबिलिटी रहेगी वही उसका एवरेज रहेगा, है ना। कि मान लो क्या है कि बार बार यहाँ पे क्या है 70 आने का चांस ज्यादा है, तो 70 आने का चांस ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि वो बार बार अकर करेगा, और वो क्या है कि हमारा एवरेज वैल्यू भी देगा। मीडियन भी इसी तरीके से है, क्योंकि 1/2 से अगर कम हो गया तो उसका जो मीडियन होगा वो जीरो होगा, मतलब कि जो हमारे पास फर्स्ट आउटकम होगा फॉल्स के बेस पे वो रहेगा। अगर हमारे पास क्या है 1/2 ही है तो उसका क्या हो सकता है, या तो जीरो हो सकता है या तो वन हो सकता है। अगर उसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि 1/2 से ज्यादा है तो वो हमेशा क्या होगा, वन कहलाएगा, मतलब वो सक्सेस कहलाएगा। तो ये रहता है। और मोड हमेशा सिंपली जिस तरीके से हमारे पास मीडियन है उसी तरीके से मोड भी चलेगा। वेरिएंस, वेरिएंस क्या होता था याद है, क्या होता था, डिस्टेंस बिटवीन मीन और डेटा पॉइंट के बीच का डिफरेंस। तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, याद है। बट यहाँ पे क्या है, क्योंकि चीजें प्रोबेबिलिटी के बेस पे बात कर रहे हैं तो सारा प्रोबेबिलिटी के बेस पे है। और जो हमने जो फॉर्मूला बताया था वो फॉर्मूला किसका था, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो आगे जाके अगर दिखाते हैं ना, यही पे होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल कोएफिशिएंट, नॉर्मल ऊपर था ना, नहीं है, कौन सा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका देखोगे, ये दिख रहा, यही फॉर्मूला पढ़ा था। वेरिएंस क्या होगा, स्क्वायर होगा, सॉरी क्या होता है, स्क्वायर होगा किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन का, क्योंकि रूट अंडर होता था, रिवर्स क्या करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। तो वही बताया इन्होंने। एंड देन इसका मेन मीडियन मोड क्या होगा, सेम होगा। तो जो भी हम लोग फॉर्मूला देख रहे थे इसी के बेस पे देख रहे थे, ये फॉर्मूला के बेस पे देख रहे थे। अब इनके अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे देख रहे हैं। तो हमने सिर्फ बर्नौली बताया। बर्नौली में क्या रहेगा, दो ही आउटकम रहेंगे, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। जैसे हमारा कौन सा कॉलम रह सकता है, जेंडर का कॉलम जो यूज कर रहे थे, तो हमारा क्या होगा कि जब भी अगर उसका प्रोबेबिलिटी के बेस पे बात करेंगे तो क्या होगा, वो बर्नौली पे आएगा। देन दूसरा हमारे पास आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या रहेगा, इसमें दो ही आउटकम रहेंगे, बट इसमें जो इंक्रीज होगा वो नंबर ऑफ ट्रायल्स, ट्रायल, ये जो है ना, इसमें ये इंक्रीज हो जाएगा कि आप क्या करते हो, नंबर ऑफ ट्रायल्स को इंक्रीज कर देते हो। कि मान लो फिर से हम टॉस ही कर रहे हैं, बट जो टॉस कर रहे हैं वो 10 टाइम्स कर रहे हैं। कि मान लो कि 10 बार में आपका हेड अगर 7 टाइम्स आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 70% चांस है कि वो हेड ला के दे देगा, है ना। कि मैं बोलूंगा कि 11 टाइम्स में जब भी हम, मान लो हमने 10 टाइम्स कैलकुलेट किया, उसमें 70-30 का रेशियो आया, ठीक है, ये हेड का आ गया, ये टेल का आ गया। अब दोबारा मैं क्या करूंगा, टॉस करूंगा। अगर मैं दोबारा टॉस कर रहा हूँ तो किसका चांस ज्यादा रहेगा, हेड का या टेल का। कैसे पता चल रहा है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी के बेस पे। तो आपने ये क्या किया, एन नंबर ऑफ ट्रायल पहले कर लिया था, अब जो भी होगा आगे जाके आप क्या करते हैं, इसके बेस पे बताते हो, है ना। तो यही चीज ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। कहाँ पे, मूवीज में देखा है,
कसीनो उन मूवीज में दिखाते हैं। तो मान लो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे मैं एक डाइस लेकर आ रहा हूँ, बार बार उछाला, उसमें से देखा कि 10 बार में 7 बार क्या आ रहा है, हेड आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, दोबारा शर्त लगाऊंगा 100 100 रुपए का। तो क्या करूंगा मैं, हेड लूंगा या टेल लूंगा? चांसेस तो वही है ना, लेकिन 10 बार में जो हमने एक्स्ट्रा जो एफर्ट किया था ट्रायल्स का, उसके बेस पे क्या आउटकम आ रहा है, तो वो है कि मान लो कि 7 टाइम्स क्या आ रहा है, टेल आ रहा है, हेड आ रहा है। तो अब क्या करोगे, आगे जब भी उस कोन को ट्राइस करेंगे तो क्या चांसेस रहेंगे, 70% किसका चांसेस होता है, हेड का। तो आगे जाके आप क्या करते हो, हेड ही बोलते हो ज्यादातर। तो चांस, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, अगर 99% भी बोल रहे हैं तो 1% चांस है कि गलत होगा, है ना। तो उसी एक गलत परसेंट के बेस पे क्या रहता है, चीजें रहती है। तो इसमें क्या है, वही ट्रायल के बेस पे है कि अगर आप ट्रायल करते हो उसके बेस पे जो रिजल्ट आता है, जो उसका क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। तो इन चीजों का ग्राफ अगर देखना चाहो तो बायनोमियल बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस विकिपीडिया में मिल जाएगा। ये दिख रहा है, क्या नाम है, आलोक। मुझे पता है कि तुम नहीं पढ़ने वाले, बट शांत रहो, समझे। अगर नहीं पढ़ना है तो बाहर चले जाओ। क्या था हमारे पास, हम्म, तो सिंपल सी बात है ना, तो तुम चुप रहो। तो विकिपीडिया में क्या रहता है, पूरा हिस्ट्री आता है कि कौन सी चीजें क्या है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सारा चीज मिल जाएगा, बट हम क्या कर रहे हैं, इसका इमेज के बेस पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, 3 अलग अलग डेटा है, एक ब्लू, ग्रीन, रेड। तो आपके पास क्या दिख रहा है, प्रोबेबिलिटी के बेस पे और नंबर ऑफ ट्रायल्स के बेस पे। तो हमने क्या किया कि रेड वाले का ट्रायल्स कितने से कितना है, कि 40 टाइम्स है ना। तो ये 40 टाइम ट्रायल्स है। ये ग्रीन वाले का कितना है, तो हमने 20 टाइम्स ट्रायल किया था। और जो हमारे पास ब्लू है उसको भी हमने 20 टाइम ट्रायल किया था। अब इसमें अगर आप देखोगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बन रहा है वो किस टाइप का है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह दिख रहा है। तो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ाते हो ना, तो वैसे वैसे क्या था कि नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ाने से आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह बन जाता है। और इसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमेशा बीच में जो डेटा होगा वो सबसे ज्यादा होगा। और इसमें क्या है कि जब आप क्या कर रहे हो 10 से 30 के बीच में, इसका मतलब क्या हो गया, कि मान लो आपने क्या किया, 2 टॉस किए, तो उसमें जो प्रोबेबिलिटी आएगी उसके चांसेस कम रहेंगे, कि मतलब वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। बट जैसे आप क्या करते हो 20 30 टाइम्स करोगे, तो उसमें क्या होगा कि चांसेस क्या वैल्यू ज्यादा आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो। तो वो है कि चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर और भी ज्यादा टॉस करते हो तो क्या होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आगे जाके क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, कि कुछ भी डेटा आ सकता है। तो इसलिए क्या होता है कि जितना आपके पास मीडियन के बेस पे रहता है, कि नॉर्मली आपके पास जितना डेटा रहेगा उसके बेस पे क्या करते हो, एक्सपेरिमेंट करोगे। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और इसके सारे फॉर्मूलाज इसके जस्ट नीचे रहेंगे, दिख रहा है कि पीएमएफ का फंक्शन, सीडीएफ का फंक्शन, मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्क्यूनेस, कटोसिस, एंट्रोपी। तो ये सारे क्या है, अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। तो कि एक डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे क्या करते हो, ये फॉर्मूला बनते हैं। तो अगर आपको पता है कि आपका डेटा इस तरीके का है, तो आप क्या करोगे, सिंपली ये फॉर्मूला लगा दोगे, तो उसका क्या निकल जाएगा, मीन निकल जाएगा। अगर आपका डेटा क्या है, बाइनोमियल बर्नौली, अगर आपके पास बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका क्या रहता है, मीडियन का फॉर्मूला अलग रहेगा। तो आप सिंपली क्या करते हो, ये फॉर्मूला लगा दोगे तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो आपको क्या है कि इस ग्राफ के बेस पे क्या कर सकते हो, इसका पूरा डिसीजन ले सकते हो कि इसमें किस टाइप का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इसमें हमारा पास फॉर्मूला जो लगाया हुआ है कि परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस का। परमुटेशन कॉम्बिनेशंस होता है क्या है, याद है क्या होते हैं, पूरा मैथ्स का एक टॉपिक ही था। तो इसको डिटेल से तो नहीं देखेंगे, बट मैं बता दे रहा हूँ। हाँ
तो सिंपली क्या आता है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि दो चीजों के बेस पे या फिर दो से ज्यादा चीजें हैं तो उसका क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। तो सिंपली मान लो कि आपके पास क्या है, जो बेस्ट एग्जांपल हर जगह पे रहता है, टू शर्ट्स हैं और टू क्या है, जीन्स है ना? तो इसका कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकता है, तो मान लो शर्ट वन शर्ट टू, देन इसी तरीके से क्या होगा, जीन्स वन जीन्स टू। तो आप क्या कर सकते हो कि शर्ट वन पहन सकते हो, उसके साथ जीन्स वन पहन सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो कि शर्ट वन के साथ जीन्स टू पहन सकते हो, है ना? इसी तरीके से शर्ट टू के साथ जीन्स वन और जीन्स वन के साथ शर्ट। तो ये हमारा क्या बनेगा, कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ये कितने कॉम्बिनेशन बने, चार। तो ये डायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, इस तरीके से बना रहे हो। अगर मेरे पास पांच पांच रहते तो कितने बनते हैं, 25 आए। हम्म, तो ये हो गया टू के साथ टू, वन 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 टू टू टू, ये तो ये जो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं वही हमारा क्या था, फॉर्मूला के बेस पे लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला ये रहता है। तो हमारे पास कॉम्बिनेशन बन रहा है तो एन सी, और अगर प्रोबेबिलिटी बन रहा है तो अलग से क्या होते हैं, परमुटेशन बन रहा है तो अलग से, उसका फॉर्मूला यहाँ पे नहीं है। उसका फॉर्मूला भी कुछ होता है, वो सिर्फ क्या आता है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बेस पे रहता है। परमुटेशन का मतलब क्या होता है कि एक चीज को कितने टाइप्स में अरेंज कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि उस अरेंज को आप कितने टाइप्स में क्या कर सकते हो, फिर से एक ही ग्रुप सब ग्रुप में दिखा सकते हो। जैसे एग्जांपल सिंपल रहता है कि पिन नंबर, कि मान लो 4 डिजिट का पिन नंबर है। अब इसको क्या करना है कि आपको खोलना है, आपको किसी का एटीएम मिल गया है। अब उसमें क्या करना है, पिन नंबर डाल के आपको क्या करना है, इसको ओपन करना है, उससे सारे पैसे निकालने हैं। अगर मान लो एक ही ट्रायल है तो इसमें कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। हाँ, कैसे पता चलेगा, तो जो आप इसमें परमुटेशन लगा रहे हो वो 0 से 9 के बीच का जाएगा। इसमें भी क्या होगा, 0 से 9 के बीच में जाएगा, इसमें भी 0 से 9 के बीच में जा सकता है, इसमें भी 0 से 9 के बीच में जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, सारा चीज आपको पता है। तो ये क्या हो गया, 0 से 9 के बीच में जाएगा। और ये कितने टाइम्स होगा, तो ये 4 टाइम्स होगा। तो आप क्या कर सकते हो कि कितने डिजिट है, 10 है ना, तो 10 इंटू 10 कर देते हो। और यही क्या बनता है, इसके परमुटेशन बनते हैं। अगर आपको एक नंबर दो नंबर पता है कि इसमें 3 होगा, इसमें 4 होगा, बाकी इसका कितना कॉम्बिनेशन बनेगा है? ठीक है, अगर मान लो हमारे पास एक और कॉम्बिनेशन बनाते हैं, 4 का ही बनाते हैं, कि इसमें 3 और इसमें 5 आ सकता है, और इसमें इसमें आपको लगाना है। तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, हम्म? तो कैसे निकल रहा है, 10 इंटू 10 कर रहे हो, और चूंकि ये दोनों कॉम्बिनेशन को एक साथ रख रहे हो ना, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई बीच में रहता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक जगह पे आ रहा है। अब इसको मैं बोल रहा हूँ कि ये 3 5 है, लेकिन मुझे पता नहीं है यहाँ पे 5 है कि यहाँ पे 3 है। अब बताओ कितना ट्रायल लगेगा, कि मुझे 3 5 पता है कि बीच में है, लेकिन किस तरीके से, पहले 3 है कि बाद में 3 है, वो नहीं पता। तो क्या रहेगा, तो इसमें कितने डिजिट है, दो ही डिजिट है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितने होंगे, 200 कॉम्बिनेशन। कि एक कंफ्यूजन से क्या होगा, 100 ट्रायल्स बढ़ गए। तो ये हमारा क्या होगा, कॉम्बिनेशन हो गए। कि हमारा परमुटेशन पहले से था, परम्यू हमने क्या किया था, सबके रेंज निकाला था। अब इसको क्या कर रहे हैं, आपस में कंबाइन कर रहे हैं पूरे को। तो ये हमारा क्या होता है, कॉम्बिनेशन के बेस होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। इसमें क्या आता है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स पता चल जाते हैं, कि कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी वो पता चलेगा। ठीक है, अब कितनी पॉसिबिलिटी है उसमें कितना परसेंटेज है फिर वो निकाल लेते हैं। तो वो हमारा क्या रहता है, इस तरीके से दिखेगा है। हाँ हाँ, 200 में निकल जाएगा आराम से। अगर हम सोचे कि फर्स्ट वाला को हमने चेंज कर दिया, लास्ट वाला भी नहीं पता, बीच के दोनों पता है, हाँ कॉपी का हम दोनों उसको उन दोनों को नहीं छेड़ेंगे, बस पहले वाला का पावर चलेगा। फाइव और थ्री को भी तो है, सो उसका तो अलग होगा, फिर बार बार चेंज करना पड़ेगा हर एक नंबर पे। हाँ, तो वो तो चेंज तो होगा ना बार बार, एक्चुअली 200 टाइम्स पता चल जाएगा। यही रहता है, 200 टाइम्स में पता चल जाएगा एग्जैक्ट।
200 टाइम्स एक नंबर के लिए या फिर पूरे के पूरे लिए? के पूरे के लिए कि 200 टाइम्स आप क्या करो, रिपीट करो, आपको कोई ना कोई मिल जाएगा। बट एटीएम में कितना चांस मिलता है? 3। तो 3 से ज्यादा ट्रायल नहीं कर सकते, समझे? तो वो रहता है। आता है ना लॉक बैक का, वो बैक वाला lock। नहीं तो जैसे आपका एटीएम का क्लोन भी बनता है, लेकिन क्लोन बनाने का तभी फायदा होता है जब आपको पिन नंबर पता है, समझे? नहीं तो फिर वो भी क्या करते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन करते हैं। एक दिन में 2 बार ट्रायल करेंगे, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन, अगले दिन, इस तरीके से चलता रहेगा, किसी ना किसी दिन फंस जाएगा, है ना? तो वो क्या करते हैं, परमुटेशन जो कॉम्बिनेशन लगाते हैं वो ऐसे थोड़ी नहीं लगाते कि मान लो क्या रहता है, कुछ ना कुछ कॉमन रहता है ना? कि अगर आप कि कोई डेट ऑफ बर्थ रख लिया, कोई क्या करेगा, नेम के 4 लेटर्स के हिसाब से रख लेगा, मतलब उसके हिसाब से क्या है, साइकोलॉजी के हिसाब से फिर चलेगा वहां। देखो पता चल गया ना? तो यही सारी चीज क्या करते हो, पहले ट्राई करते हो कुछ, ठीक है? तो ये हमारा क्या रहेगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बेस पे रहेगा। तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बाइनोमियल में क्या होगा कि सिर्फ आपके पास एक्स्ट्रा ट्रायल मिलेंगे, समझे? अब इसमें बाइनोमियल हो गया, इसके बेस पे हमारे पास रहता है पोजीशन। पोजीशन में क्या रहता है कि सिंपली टाइम इंटरवल रहेगा, कि सेम काम हम ऊपर वाला ही करेंगे, कौन सा, जो हम लोग बाइनोमियल में कर रहे थे, बट क्या होगा, फिक्स टाइम हो जाएगा। जैसे आप क्या कर सकते हो, 100 टाइम्स कर सकते हो, बट क्या है, एक ही दिन टाइम है आपके पास, लेकिन एक दिन में कितना होगा, 3 अटेम्प्ट ले पाओगे। तो वो रहते हैं यहाँ पे कि इसमें क्या रहेगा, फिक्स टाइम इंटरवल रहेगा। तो अगर इस टाइप का कोई क्या डेटा है तो उसके हिसाब से क्या करोगे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन चेक करोगे। एग्जाम्पल के फॉर्म में क्या दिया है कि एक हॉस्पिटल में पर आवर कितने लोग विजिट कर रहे हैं, उसके बेस पे क्या करेंगे हम, उसी हिसाब से क्या रहेगा, रिसेप्शन में लोग रहेंगे, तो मुझे एक एम्प्लॉय रखना है रिसेप्शन में या 2 रखने हैं, कि 12 क्या दोपहर में ज्यादा एम्प्लॉय रखने हैं या शाम में रखने हैं या फिर सुबह में। उसके बेस पे क्या रहता है, टाइमिंग चेंज रहती है, कि किसी को मॉर्निंग में 6 बजे से ड्यूटी रहेगा, किसी का 12 बजे से रहेगा। एंड देन कॉम्बिनेशन, मान लो 3 बजे ज्यादा भीड़ होता है तो दोनों एम्प्लॉय है तो दोनों हैंडल कर लेंगे। देन इवनिंग में कम भीड़ है तो क्या होगा, एक एम्प्लॉय चला जाता है। तो ये क्या था, कॉम्बिनेशन हम लोग मिलाते हैं कि कौन से आवर पे कितना भीड़ है, कि नंबर ऑफ विजिटिंग। जैसे आप क्या करते हो, वेबसाइट, कि एक वेबसाइट में कितने लोग कितने टाइम में आ रहे हैं, कि सुबह में ज्यादा आ रहे हैं शाम में आ रहे हैं, उसके बेस पे क्या होता है कि आप सर्वर हैंडल कर लेते हैं। तो ये क्या रहता है, पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन पे रहता है, या तो वो आएगा या तो नहीं आएगा, 2 ही आउटकम रहेंगे। एंड देन वो क्या रहेगा, एंड टाइम में आ सकता है। एंड देन क्या रहेगा कि 1 घंटे के अंदर वो कितने बार आ रहा है। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन जहाँ पे मिलेगा वो क्या रहता है, पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है? और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और गॉसियन आपको सेम होता है। इसमें क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है चीजें। सिमेट्रिकल का मतलब क्या हो गया कि जितना लेफ्ट साइड में होगा उतना राइट साइड में होगा। और यही डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। रियल वर्ल्ड में जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं ना, इसी डेटा के बेस पे रहता है। कि अब क्या कहते हो कि मान लो स्टूडेंट का एज या फिर स्टूडेंट का मार्क्स ले रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज सबसे ज्यादा मार्क्स किसके और किसके बीच में होगा, बता सकते हो? कि मान लो 0 मार्क्स है, 20 है, 30 है, 40 है, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। तो बताओ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का मार्क्स किसके और किसके बीच में हो सकता है? 40 to 80। तो मतलब क्या होगा, वहां पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होंगे। तो ये क्या दिखेगा, हमेशा मिडिल पार्ट में ज्यादा दिखेगा। और 30 से कम वाले कम होंगे और 30 से ज्यादा भी कम होंगे। तो ये किस टाइप का है कि दोनों साइड में आपको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखेगा। तो रियल वर्ल्ड में ये हो गया। दूसरा हाइट, एवरेज हाइट भी क्या था, मिडिल में होता है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द डेटा यहीं पे होगा। और क्या हो सकता है, वेट का भी रहेगा। तो ये सारी चीज क्या रहता है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, ज्यादातर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे फॉर्मूला बनाते हैं। और इसमें दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगे जो याद रखना है, पहला मेन मीडियन मोड तीनों सेंटर में होंगे। दूसरा सिमेट्रिक होगा। तीसरा यूनी मॉडल होगा। यूनी मोड का मतलब क्या हो गया, उसमें सिर्फ एक ही मोड होगा, एक से ज्यादा नहीं। बाय मोड का मतलब क्या हो गया, हाँ, कि उसमें जो फ्रीक्वेंसी होगा, कि मान लो 3 और 5 दो डेटा है, तो दोनों की अकरेंस क्या होगा, सेम सेम होगा, समझे? तो उसको बोलते हैं बाय मोड। लेकिन यूनी मोड में क्या रहेगा, सिंपली या तो 3 वाले का ज्यादा रहेगा या फिर 5 वाले का। देन इसमें क्या है कि 50% वैल्यू क्या होगा, लेस देन मीन होगा, और 50% क्या होगा, ग्रेटर देन मीन होगा। मतलब मिडिल वैल्यू से 50% कम होगा और 50% ज्यादा होगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है। इसकी बेस पे क्या होता है, सारा फॉर्मूला आगे देखते हो।
और हम लोग ट्राई करते हैं आगे जाके जो भी डेटा रहता है ना उसको कन्वर्ट करने का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। क्यों? क्योंकि हमें एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, कैलकुलेशंस याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम लोगों ने इसको बचपन से ही पढ़ा है। समझे? इसीलिए कि अगर इस डिस्ट्रीब्यूशन में आपका पूरा डेटा है तो क्या कर सकते हो, डायरेक्टली कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो ये क्या है कि जैसे जैसे आपके पास डेटा बढ़ता है तो क्या होता है, ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखता है, दिख रहा है? ये भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखेगा। तो ये भी आपका अगर डेटा इसमें क्या रहता है, सिंगल ट्रायल रहता है तो इसमें नहीं होगा। तो इन चीजों में क्या रहेगा कि आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बनेगा। और जैसे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बनता है तो हम क्या करते हैं, इसी के बेस पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ये समझ में आया बात? इसके बाद हमारे पास एक रहता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। वो इसमें स्टैंडर्ड में क्या होगा कि मान लो मैंने बोला अभी मैंने किस चीज का एग्जांपल दिया था बताओ, मार्क्स का दिया था, है ना? तो सेंटर में हो सकता है कि मान लो ये 55 मार्क्स है ना? अब इसके बेस पे बताओ कि 68% स्टूडेंट्स का क्या मार्क्स हो सकता है, क्या रेंज हो सकता है, कितने से कितने के बीच में होगा 68% स्टूडेंट का? अगर सिंपली इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो क्या बोल सकते हैं, तो कैसे निकालते थे बताओ? तो सबसे पहले आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन होना चाहिए और वेरिएंस होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल ही जाएगा। तो दोनों में से कुछ एक चीज होनी चाहिए कि मान लो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास 20 का है, कि स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू 20 है, तो अब बताओ इसका लोवेस्ट 1% रेंज कितना होगा और इसका कितना होगा? 35 और इसका 75। कैसे पता चला? तो स्टैंडर्ड डेविएशन से आप माइनस कर पा रहे हो। तो ये कितना स्टैंडर्ड डेविएशन है? फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो हम क्या करते हैं ना, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही डायरेक्टली कर देते हैं। अगर इसके मीन को 0 कर दें और इसको -1 कर दें और इसको +1 कर दें तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मेट में दिखेगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये कैसे कन्वर्ट होगा इस वाले वैल्यू से इस वाले वैल्यूज में? तो इसके लिए हमारे पास होता है जेड स्कोर। जेड स्कोर है क्या? तो सिंपली एक फॉर्मूला है जो क्या करता है, आपके वैल्यू को इंटरचेंज करता है। कि मिडिल वैल्यू में 0 लाना है तो क्या कर सकते हो, डेटा पॉइंट माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ये फॉर्मूला होता है। अब हमें मान लो कि ये 55 है, इसको क्या करना है, इस फॉर्मूला में पुट करना है। तो हमारा कितना पॉइंट है, 55 है। एवरेज क्या है, एवरेज भी 55 ही होगा और डिवाइडेड बाय 20 तो कितना आएगा, ये 0 आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 0। अब 35 का निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 35 माइनस 55 डिवाइडेड बाय 20 क्या आएगा? तो ये क्या होगा, 20 आएगा -20 डिवाइडेड बाय 20 कितना आ गया, -1 आ गया। तो हमने इसको -1 लिखा। इसी तरीके से इसका कितना आएगा, +1 आएगा। इसी तरीके से सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन का, थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो इसी चीज को हमने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। तो जब भी हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ इसका मीन 0 हो जा रहा है और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो जा रहा है ना? 1 से ये सारा चीज कन्वर्ट हो रहा है। तो बस यही प्रॉपर्टी रहती है और कुछ नहीं, कि जब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हो तो उसका मीन क्या होगा, 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1। लेकिन अगर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखो तो क्या रहेगा, मीन हमारा कुछ भी हो सकता है, एनी नंबर हो सकता है ना? कि मान लो हमने 55 बोला निकाला, इसलिए हो सकता है यहाँ पे 60 70 कुछ भी हो सकता है। तो ये एनी नंबर हो सकता है और इसके बेस पे क्या होगा, इसका जो डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, एनी नंबर होगा। तो जहाँ पे हमारे पास क्या था, ये रेंज नहीं पता होता है तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और स्टैंडर्ड क्यों करते हैं, क्योंकि हम उसका रेंज निकाल लेते हैं और इसमें डायरेक्टली क्या होगा, कैलकुलेशन हो जाएगा। अब इसी के बेस पे क्या करते हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि आपके पास क्या है, इसमें रेंज छोटा है कि -1 -2 0 2 इस तरीके से दिखेगा, तो इसका रेंज छोटा हो गया, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। बस इसीलिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करना इजी है कि सिंपली कन्वर्ट कैसे करते हैं कि जो भी डेटा पॉइंट है उसको मीन से डिवाइड क्या करोगे, माइनस करोगे, डिवाइडेड बाय जो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये समझ में आया? बाकी समझ रहे हैं क्या हो गया? बाकी ये फॉर्मूला था जो बताया, 68.3 95। अच्छा 99 नहीं होता, 97 नहीं होता ना, 95 होता है।
और एक 99.7% का होता है। किसके? हम्म, बाकी पीएमएफ पीडीएफ ये देखा था। बाकी मैंने बता दिया जेड स्कोर क्या होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशंस फ्रॉम द मीन, कि हर एक का क्या आता है स्टैंडर्ड डेविएशंस निकालते हो। तो जो नॉर्मल रेंज रहता है उसी को क्या करते हैं हम लोग 0 1 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारा कहता है जेड स्कोर होता है, और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन बोल सकते हैं या फिर जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन में क्या डिफरेंस रहेगा बताओ? नॉर्मलाइजेशन क्या होता है आयुष? नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन अभी जो फॉर्मूला बताया जेड स्कोर का स्टैंडर्डाइजेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन क्या रहेगा? 0 से 1, -1 से +1, कोई भी रेंज में आप कन्वर्ट करते हो वो नॉर्मलाइजेशन होता है। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होगा? जो हम जेड स्कोर के थ्रू निकालते हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, कि आप क्या कर रहे हो स्टैंडर्ड डेविएशंस के हिसाब से चल रहे हो, तो वो हमारा क्या होगा स्टैंडर्डाइजेशन होगा। समझे? तो यही डिफरेंस रहता है। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या हो गया कि आप स्टैंडर्ड डेविएशंस के बेस पे चल रहे हो, एंड देन जेड स्कोर क्या हो गया कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इसीलिए क्या बोलते हैं इसको जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन। फिर नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि कोई भी रेंज में आप रख सकते हो, तो इसका स्टैंडर्ड क्या है रेंज है, इसीलिए जेड स्कोर बोल रहे हैं। हाँ वो स्टैंडर्डाइजेशन नहीं, जो फर्स्ट वाला था ना उसका अगर रेंज चेंज करोगे तब वो, अगर मैंने उसका रेंज 0 1 2 3 0 से 1 के बीच में रखा, कि उसका जो रेंज रहता है वो 0 से 1 के बीच में रहता, तो वो क्या होता नॉर्मलाइजेशन होता। या 0 से 1 के बीच में हो सकता है, या फिर -1 से +1 के बीच में रख दिया, तो ये क्या हो गया नॉर्मलाइजेशन। अब स्टैंडर्डाइजेशन क्या हो गया? स्टैंडर्डाइजेशन क्या होगा जिसका मीन 0 होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होगा। समझे? तो जब भी हमारा एवरेज जब भी देखोगे तो मीन हमेशा क्या रहेगा 0 में दिखेगा, बस इतना डिफरेंस रहता है। हाँ तो ये, हाँ कि इसी चीज को हम इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो किसके थ्रू कर रहे हैं? तो जो हमारा एक्स आई था पॉइंट था माइनस एवरेज से और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन से, तो इसी को नेम हम लोग देते हैं जेड स्क्वायर। ठीक है, तो यही कन्वर्जन का फॉर्मूला होता है और कुछ नहीं। तो जब भी आप डीप लर्निंग करते हो ना, तो डीप लर्निंग में जेड स्कोर हमेशा यूज करते हैं, नॉर्मलाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन हमेशा होगा, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन ज्यादा रहता है। रिकैप ही करवा रहे हैं तो जा सकते हो तुम, वो अपना पैसा दिया है वो समझ लेगा, तुम अपना पैसा दिया तुम अपना समझो। बाकी ये क्या करोगे सेम हमने बता दिया। बाकी फिर क्या रहेगा इसके बाद? हाइपोथेसिस का रहेगा। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सीएलटी का। तो ये आप क्या करोगे पढ़ के आओगे। नीतीश समझ में आया कुछ? हम्म, कहाँ तक? आपका क्या था ग्रेजुएशन में? ग्रेजुएशन क्या था? बीकॉम में था, तो ये सारी चीजें होंगी, तो फिर भूल गए क्या वो? तो ये याद रखना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग इन चीजों का इसलिए कर रहे हैं ना, डायरेक्ट एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे, बट क्या है कि एक बार रिकैप करोगे तो फॉर्मूला किस तरीके से काम करता है वो पता होना चाहिए। बिहाइंड द सीन्स मान लो कि किस तरीके से काम कर रहा है आपको पता ही नहीं है। समझे? जैसे आप बोलते हो ना कि कल मैं छुट्टी में हूँ, पूछते हैं ना क्यों, तो रीजन पता रहता है तो ज्यादा क्लियर होता है, तो वही रहता है रीजन, कि अगर आपको फॉर्मूला के बेस पे सारा कैलकुलेशन पता है तो क्या है क्लियर होता है, आपको कंफ्यूजन नहीं होता है बस। तो बाकी कल सेंट्रल लिमिट थ्योरम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाकी कोई डाउट है तो बताओ। बाकी ये सारा चीज क्या करोगे एक बार रिकैप कर लोगे खुद से।